यह कार्यक्रम भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। हर जिले में डायलिसिस की सुविधा फ्री में सुविधा उपलब्ध करने की व्यवस्था की गई है। हर जिले में ब्लड बैंक हो, ब्लड प्लेटलेट्स की सुविधा वहां मिल सके, ब्लड एनालिसिस की सुविधा वहां प्राप्त हो सके, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है। मेडिकल कॉलेजेस के साथ पैरामेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई हो सके, जिसे टेक्निकल स्टाफ भी उसके साथ मिल सके, ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाए गए हैं। और ऐसी पीजीआई में जो आप आंकड़े दे रहे थे, मुझे लगता है कि वो तथ्यों से परे है। ऐसे पीजीआई में सभी पद लगभग भरे जा चुके हैं, जिनमें नहीं मिले होंगे। विभाग ऑलरेडी चल रहे हैं, फैकल्टी है, एक आध पद उसमें खाली हो सकते हो, लेकिन हमारी सरकार ने तो वहां पे 8 नए विभाग का भी गठन किया है, और जिसमें जो सुविधा पहले प्रदेश में नहीं थी, देश में भी बहुत कम स्थानों पर थी, वह सुविधा ऐसी पीजीआई जैसे संस्थान में प्राप्त हो रही है। 1200 क्षमता वाला हॉस्पिटल और 2200 बेड का हॉस्पिटल बनकर के काम कर रहा है। अच्छे संस्थान में, प्रदेश के अच्छे संस्थान में, बल्कि उत्तर भारत के अच्छे संस्थान के रूप में पीजीआई काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कोई तथ्य भी है, और अगर होंगे तो विभाग उसको तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का काम भी करेगा। प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि हर ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जो इन योजनाओं से आच्छादित हैं उनमें देने का अधिकार है। और मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पिछले 8 वर्ष के अंदर जितनी धनराशि दी गई है, बिना भेदभाव के, न किसी की जाति देखी जाती है, न किसी का क्षेत्र, न किसी की भाषा, और न ही किसी के बारे में अगर वह जिलाधिकारी 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट भेजता है, वह राशि उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करनी चाहिए। और मैं चाहूंगा एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जिसके बारे में बराबर ये चर्चाएं होती थी कि केवल समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को ही पैसा मिलता था, शेष लोगों को नहीं मिलता था। और आपके समय में क्या होता था, यानी हर कार्य को समाजवादी नाम से, बस सेवा भी पैसा सरकारी, लेकिन उसका नाम है समाजवादी बस सेवा। पेंशन पैसा सरकार का, लेकिन समाजवादी पेंशन की स्कीम। ऐसे ही विवेकाधीन कोष का पैसा जो समाजवादी हो गया था, लेकिन अब समाजवादी नहीं है, ये संवेदनशील तरीके से बिना भेदभाव के हर उत्तर प्रदेश वासी का उस पर अधिकार है, उसको यहाँ बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा सत्ता पक्ष और विपक्ष से जुड़े हुए और निर्दलीय समूह से जुड़े हुए सभी मान्य सदस्यों को, जिन्होंने सदन की गरिमा के अनुरूप इस पूरी चर्चा में भाग लिया है। स्वाभाविक रूप से दलीय प्रतिबद्धता और अपने मुद्दों को रखते हुए चर्चा को और भी गंभीर बनाना और मुद्दों के अनुरूप इस चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लेना, जो सदन का महत्व ही इससे बढ़ता है। मैं उन सभी सदस्यों को, जिनमें 28 मान्य सदस्य सत्ता पक्ष की ओर से इस पूरी चर्चा में भाग लिए हैं, मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की ओर से 6 मान्य सदस्यों ने और निर्दलीय समूह की ओर से हमारे अलग अलग मान्य सदस्यों ने, 6 अन्य मान्य सदस्यों ने भी, जो सत्ता पक्ष से भी जुड़े हुए हैं और साथ साथ अन्य शिक्षक समूह से जुड़े हुए हैं, इन सब ने भी चर्चा में भाग लिया है। मैं इन सभी मान्य सदस्यों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए पूरी चर्चा में आज मैं भाग लेने के लिए यहाँ पर आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ।
महोदय, 18 फरवरी को राज्यपाल जी का संवेद सदन में भाषण हुआ था। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए ही वर्ष की शुरुआत के पहले सत्र में उनके द्वारा दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया जाता है। भाषण का उद्देश्य मुख्य रूप से अगर पहले से चली आ रही सरकार है तो उसकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करना और फिर सरकार की भावी योजना के बारे में अवगत कराना भी होता है। अगर नई सरकार है तो उस नई सरकार को आगे का उसका रोडमैप क्या होगा, इसके बारे में सदन को अवगत कराने के लिए ही माननीय राज्यपाल संवेद सदन को संबोधित करती है। मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एक परिपाटी सी बन गई है कि राज्यपाल आएंगे तो उनके अभिभाषण का विरोध, आप पक्ष समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, उसके लिए सदन में चर्चा के दौरान आपको पर्याप्त समय मिलता है। लेकिन एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों का अभद्र तरीके से, अशिष्ट तरीके से हम उनके साथ दुर्व्यवहार करें और विरोध करें, मुझे लगता है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उन लोगों की अनास्था को व्यक्त करता है। हम संवैधानिक पदों की अवमानना तो कर ही रहे हैं, साथ साथ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिए गए संविधान की भी अवमानना करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि ये जो भी कार्य हो रहा है संवैधानिक दायरे में रहकर के, संवैधानिक पक्षों को लेकर सम्मानजनक तरीके से हम आगे बढ़ा सकें। लोकतंत्र में संवाद से लोकतंत्र चलता है। यह आवश्यक नहीं कि आप हमारी बातों से सहमत होई, या ये आवश्यक भी नहीं कि हम आपकी बातों से सहमत होई, लेकिन ना मैं आपको आपकी बात बोलने से रोक सकता हूं, ना आप ही मेरी बात बोलने से आप मुझे रोक सकते हैं। दोनों को एक संवैधानिक अधिकार में मिला हुआ है कि हम अपनी बात को एक संवैधानिक दायरे में मर्यादित तरीके से, शिष्ट तरीके से हम अपनी बातों को चर्चा के दौरान रख सकें। लेकिन हम लोग इस प्रकार का आचरण एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए महानुभावों के प्रति व्यक्त करें, मुझे लगता है कहीं भी ये संवैधानिक भी नहीं है और लोकतांत्रिक भी नहीं है। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, दोनों सदनों में उसका जो आचरण था और किसी भी स्थिति में लोकतांत्रिक भी नहीं था और संवैधानिक भी नहीं था। और मुझे लगता है कि पूरा सदन इन बातों से सहमत होगा और मैं चाहूंगा कि जैसे माननीय सदस्य चर्चा के दौरान अपनी मुद्दों पर सहमति या सहमति पर अपने विचार व्यक्त करते हैं, शालीनता के साथ अपनी बातों को आपको सुनना चाहिए था, महानुभाव के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना चाहिए था, फिर अपनी बात को सदन में आप रख सकते। लेकिन आप लोगों ने इससे इतर राज्यपाल जी के प्रति जिस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिस प्रकार के नारे लगाए थे, कोई सभ्य समाज और कोई भी एक आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती है। और मुझे लगता है कि यह एक दुखद पहलू समाजवादी पार्टी के आचरण में इस दौरान संवेद सदन में देखने को मिला है। महोदय, सदन में बहुत सारी चीजें महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कही थी और जिसमें मैं दोनों सदनों के भाषण को, खासतौर पर विपक्षी दलों के भाषण को सुनता है। इसमें महामहिम राज्यपाल जी ने इस सदी के दो महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का उल्लेख करते थे। इस सदी का जो सबसे बड़ा उत्सव प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, महाकुंभ के आयोजन के बारे में चर्चा की। महाकुंभ का आयोजन हम सबके लिए गौरव की बात है। और आज जब मैं सदन में बोल रहा हूं, अब तक लगभग 64 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज
आस्था के इस महास्नान में भागीदार बनकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन को एक नई गति दे चुके हैं। एक नया भारत है, अपने नागरिकों को बिना भेदभाव के एक स्थान पर एकत्र करने की सामर्थ्य रखता है और ये नए भारत की इस ताकत का एहसास दुनिया ने किया है। प्रयागराज का महाकुंभ अब तक के सारे अनुमानों को, सारे रिकॉर्डों को तोड़ते हुए अब तक की दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में शामिल हुआ है। जब दुनिया उत्तर प्रदेश पर गौरव की अनुभूति कर रही है, प्रयागराज पर गौरव की अनुभूति कर रही है, तब विपक्ष के हमारे सभी मान्य सदस्य इस पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय छिपाकशी करते हैं। और मैं पहले भी कहा था कि हर महान कार्य में वो 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और अंततः शुभ। आपने इन तीनों अवस्थाओं से देखा होगा। हमने जब चाहे वह अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम रहा हो, चाहे वह प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन का कार्यक्रम रहा हो, इन दोनों में एक साम्यता देखने को मिली। विरोधी दलों ने प्रारंभ में हमारा उपहास किया, कहते थे क्या राम मंदिर बना देंगे। हम लोग तो यही कहते थे यार ये संघर्ष किसी काम के लिए। लोग कहते क्या सफल हो जाओगे? हम कहते जरूर सफल हो। हमारा विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है, ईश्वर की कृपा पे विश्वास है, अपने नेतृत्व पे विश्वास है, अवश्य हम सफल होंगे। लेकिन इन लोग तब भी हमारा उपहास करते थे। फिर जब आंदोलन थोड़ा आगे बढ़ा, इन्होंने कहना शुरू किया कि क्या मंदिर बन जाएगा, उसमें रोड़े अटकाने प्रारंभ किए, विरोध करना प्रारंभ किया, तमाम प्रकार के रणनीतिक टिप्पणियां प्रारंभ की। और जब वह भी आगे बढ़ा, तमाम दलीलों के बाद अंततः कहने लगे कि राम तो सबके हैं। तो हम देखा तब भी हम बोल रहे थे कि राम तो सबके हैं। जब हम लोग आपको भी कहते थे कि इस आंदोलन में विरोध मत करो, उपहास मत उठाओ, और राम सबके हैं, ये तो सबके पास सबने सोच ही लिया, सबने जान ही लिया है कि राम तो सबके हैं, हर व्यक्ति उतावला दिखाई दे रहा है। ऐसे कुंभ की नीति, महाकुंभ की तैयारी के साथ जब हमारी टीम वहां पर गई थी और हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे, ये मेरा सौभाग्य है कि 2019 के कुंभ में भी उत्तर प्रदेश का पूरा कैबिनेट वहां गया था और इस बार पूरा मंत्रिमंडल वहां गया था। प्रयागराज में उन्होंने विकास की योजनाओं पे आत्ममंथन किया और इसे वैश्विक स्तर के एक बड़े आयोजन के रूप में स्थापित करने के उस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा की। लेकिन विपक्ष शुरू से इसको उपहास उड़ाता है। क्या 40 करोड़ लोग आ जाएंगे? क्या ये आयोजन ऐसे हो पाएगा? क्या ये आयोजन को आप कर पाएंगे? हम लोग तब भी कहते थे आयोजन होगा, क्या आप चिंता कर रहे हैं? हमारे विपक्षी दलों में एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि वे पहले किसी चीज को उपहास उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, चर्चा से भागने का प्रयास करते हैं और अंततः उसको स्वीकृति भी देने के लिए तत्पर होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्नान करके आ गए, ये उनकी स्वीकृति का ही प्रमाण है। विधानसभा में नेता विरोधी दल वे तो अंततः कह ही पड़े कि मैं समाजवादी बाद में पहले सलाह करनी थी, तो यह तो मैंने कहा ये तीनों स्थितियों के बारे में वहां पर हम सबको देखने को मिला और इसीलिए मुझे बहुत अच्छी चीज याद आई। कुंभ के बारे में अंदर ये देखी जाती है 3 प्रकार की चीजें जल की शुद्धता के मानक बनते हैं। एक बीओडी, दूसरा डीओ और तीसरा फीकल कोलिफॉर्म। ये तीनों में संगम स्थल जहां पे श्रद्धालु स्नान कर रहा है, करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहा है, ये तीनों
उस दायरे में है जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानक हैं और उन मानकों को पूरा करता है। आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अपने तरीके से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो प्रयागराज महाकुंभ को बदनाम करने के लिए कोई भी ऐसा दुष्प्रचार नहीं छोड़ा जो मैं किया। किस तरीके के वक्तव्य दे रहे, आपने देखा होगा प्रयागराज के बारे में आप लोग ये दुष्प्रचार कर रहे थे, कितने लोग मर गए। आपका सोशल मीडिया हैंडल गोरखपुर और बस्ती मंडल का दे रहा था कि गोरखपुर बस्ती मंडल के 35 लोग मर गए। वे 35 के 35 लोग अपने घर पहुंच। प्रयागराज के छोटी गुरु वो बेचारे ये लोग दुष्प्रचार करते रहे तो मर गए और पता लगा कि जिस दिन ब्रह्म भोज रखा था उसी दिन छोटे गुरु अपने घर पहुंचे तो लोगों ने कहा कहां थे। उन्होंने कहा कहां था, मैं तो कुंभ में घूम रहा था, 12 दिन तक घूमते रहे। कहा कुंभ में, उसने कहा भाई क्या कुंभ तो हम लोग आयोजक हैं, हम लोग इस आयोजन के हिस्सेदार हैं, जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, रोज भंडारा खाता था, किसी आश्रम में जाके सो जाता था और फिर सुबह स्नान करके फिर दिन भर घूमता था। मॉडर्न वाले भी सर आगे क्या जिंदा हो, अरे बैठिए मॉडर्न तैयारी बैठिए वो अकेला तैयारी बैठिए। हमने स्पष्ट कहा है प्रयागराज का मेडिकल कॉलेज वो पूरे प्रयागराज जनपद का है। प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र एक अस्थायी जनपद बनाया गया है और प्रयागराज जनपद अलग है। पूरी कमिश्नरी का प्रमुख मेडिकल कॉलेज है। कोई भी एक्सीडेंट होगा, कोई भी बीमार होगा, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य नेचुरल डेथ के कारण जाएगा तो वो सारी डेड बॉडी आपके मेडिकल कॉलेज में पहुंचेगी। और इसीलिए हमने कहा ना, जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसी सृष्टि नजर आई। और ठीक कहा, सोशल मीडिया हैंडल पे जो सज्जन इस पे टिप्पणी कर रहे थे कि गिद्धों को केवल भांसी नजर आ रही थी, उनको स्वच्छता नजर नहीं आ रही थी, उपचार हो रहे हैं ये नजर नहीं आ रहा था। वे केवल इस पे नजर लगाए थे कैसे बदनाम कर सके। कोई पार्लियामेंट में कह रहा है हजारों लोगों की मौत हो गई। डिजिटल कुंभ का परिणाम है 28,000 लोगों को उनके परिवारजनों से मिलाने का काम किया। और हम लोग परेशान इस बात को लेकर के थे, घर की पत्नी को वहां गुम करने के लिए लोग गए, लेकिन पता लगा कि वो फिर से डिजिटल कुंभ में ढूंढ करके उनके परिवार वालों से मिला दिया। एक बार में 3 दिन बाद मिला दिया। तो इनकी परेशानी तो इस बात को लेकर। तो ये महोदय, ये सभी चीजें वहां पर हम लोगों को इस रूप में देखने को मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो आचरण इस देश से था वह, या कांग्रेस का जो आचरण था वह किसी भी दिशा में भारत को बदनाम करने, और मैं तो बार बार कहता हूं कि आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन आप बीजेपी से लड़ते लड़ते कभी भारत से ही लड़ने लगते हैं। मत लड़िए भारत से, ये देश आपका भी है, जितना अधिकार हमारा है उतना ही आपका भी है। भारत के महापुरुषों के प्रति इस प्रकार की अलग टिप्पणी मत करिए। आज आपका स्वार्थ आया तो आप संविधान की प्रति लेके घूम रहे हैं, लेकिन जब कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नामकरण बदलने की बात आई, आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण हटा करके उसको केवल राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज कर दिया। लखनऊ के भाषा विश्वविद्यालय का नाम मान्यवर कांसीराम जी के नाम, एक परंपरा थी किसी सरकार ने रखा, उसको चेंज मत करो। और फिर ये सभी सामाजिक न्याय के पुरोधा है, अपने समाज के लिए उनका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, क्यों आप उनकी आस्था को आहत करते हैं? लेकिन नहीं, इन्होंने उस भाषा विश्वविद्यालय से उनका भी नाम हटा दिया। ऐसे ही सहारनपुर मेडिकल कॉलेज का नामकरण से भी ये लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। इन्हें जो कॉरिडोर बनाए गए प्रयागराज में, अक्षयवट कॉरिडोर, इनके नेता कहते हैं वो अकबर का किला है। अक्षयवट पहले से है या किला पहले से है? अक्षयवट है। अक्षयवट की अगर आप चर्चा करेंगे तो वेदों में उसकी चर्चा होती है, पुराणों में उसकी चर्चा होती है।
अर्वाचीन ग्रंथों में उसकी चर्चा होती है। अकबर का कालखंड कितने समय हुए, लेकिन ये कहते हैं कि ये अकबर का किला है। सरस्वती कूप है वहां। सरस्वती कूप के बारे में कहते हैं कि सरस्वती नदी बहती है। अब दृष्टिकोण देखो ना, क्योंकि कभी देखे नहीं। अगर अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण सरकार ने किया, इनको पैसा फालतू लगता है। सरस्वती कूप का कॉरिडोर का निर्माण किया, तो ये इनको फालतू लगता है। बट लेटे हुए हनुमान जी, जिनका अभिषेक करने के लिए मां गंगा प्रतिवर्ष आती है, अगर वह कॉरिडोर का निर्माण किया तो इनको एक पैसा फालतू लगता है। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज का कॉरिडोर बनाया, भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा स्थापित करके कॉरिडोर बनाया, तो इनको एक पैसा लगता है। महर्षि भारद्वाज का कॉरिडोर बनाया, तो इनको एक पैसे बेकार लगता है। अगर हमारी सरकार महाराज सोहेल देव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाती है, विजय स्मारक बनाती है, तो बेकार लगता है। प्रयागराज में ऐसे 12 स्मारक बनाने का काम हमारी सरकार ने महाकुंभ के दौरान किया। इनको एक पैसा लगता था, ये पैसा क्यों खर्च हो रहा है? 200 से अधिक सड़कें वहां बनाई गई, चौड़ीकरण पर, सिंगल से डबल लेन, डबल लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन, 14 फ्लाईओवर बनाए गए, 9 अंडरपास बनाए गए, बेहतरीन कनेक्टिविटी की गई। अगर वहां पे अवस्थापना सुविधाएं इतनी बेहतर नहीं होती, तो देश और दुनिया से 64 करोड़ श्रद्धालु क्या प्रयागराज में आ पाते? और जो भी गया, जिसने भी डुबकी लगाई, वह तारीफ करके जरूर गया, खुश होकर के गया, आशीर्वाद देकर के गया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा लेकर के गया। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को सुधारने, भारत के बारे में प्रधानमंत्री जी के विजन को एक भारत श्रेष्ठ भारत में बदलने का सबसे उत्तम माध्यम बना है महाकुंभ। और महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हमारी सरकार को जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। तो डबल इंजन की सरकार उन सभी श्रद्धालु जनों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया, उनके प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करती है और उनके साथ सरकार खड़ी है। डबल इंजन की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह तो अब राजनीति से ऊपर उठकर के उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य पर आगे मंथन करने का समय है और उस मंथन के साथ हम आगे बढ़ेंगे इस विश्वास के साथ। महोदय, जो मैंने आज बताया, ये पंचतीर्थ उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ के कारण बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये सभी एक कॉरिडोर, उसमें प्रयागराज से मां विंध्यवासिनी धाम होते हुए काशी तक के लिए जाता है। एक कॉरिडोर गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में तैयार होता है, अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्र में तैयार होता है, लखनऊ और नैमिषारण्य और आसपास के क्षेत्र में, मथुरा वृंदावन और आसपास के क्षेत्र में, ये सभी एक नए कॉरिडोर बने हैं जहां पर आकर के देश और दुनिया का श्रद्धालु लाखों की संख्या में आकर के दर्शन का लाभ भी ले रहा है और उत्तर प्रदेश के बारे में एक अच्छी धारणा बना करके चल रहा है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में पहले लोग अपनी पहचान को छुपाते थे। उत्तर प्रदेश के नाम पर होटल के कमरे नहीं मिलते थे, धर्मशालाओं में कमरे नहीं मिलते थे। उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी पहचान छुपानी पड़ती थी। आज उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार के कार्यों के कारण आज उसके सामने पहचान का संकट नहीं आया। आज उत्तर प्रदेश का परसेप्शन बेहतर हुआ है और महाकुंभ ने उसको एक नई ऊंचाई दी, एक नई पहचान दी है। और इसलिए अयोध्या हो या प्रयागराज या काशी या इन सभी तीर्थ स्थलों पर उमड़ता हुआ जन समुदाय या उत्तर प्रदेश के बारे में एक नई सकारात्मक धारणा लेकर चला है। और महामहिम सत्यपाल जी ने अपने भाषण में भी इसी का जिक्र किया है। महोदय, यह वर्ष देश की आजादी का, आजादी के बाद संविधान को लागू करने का अमृत महोत्सव वर्ष भी है। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था और संविधान लागू होने के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ये हमारा सौभाग्य है कि देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए पंचतीर्थ प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाए,
उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण इसी लखनऊ में करने जा रही है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रम इस दौरान सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुए। यह वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुण्य स्मृता लोक माता अहिल्याबाई होलकर का 300वीं जयंती वर्ष की सरकार बजट में उनके लिए घोषणा की है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का भी यह वर्ष है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की शताब्दी महोत्सव वर्ष चल रहा है। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हम लोगों ने सामाजिक न्याय से जुड़े हुए इन सभी पुरोधारों को सम्मान देने का काम किया है। चाहे वह काशी में संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि को, क्षीर गोवर्धन को भव्य स्वरूप देने का कार्य हो, महर्षि वाल्मीकि के पावन साधना स्थली लालापुर को भव्य स्वरूप देने का कार्य हो, या फिर संत तुलसीदास जी की पावन जन्मस्थली राजापुर को एक भव्य स्वरूप देने का कार्य, ये सभी हमारी सरकार ने इस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। और ऐसे ही हम लोग इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही यह वर्ष इस बात के लिए भी गौरवान्वित है कि काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी महोत्सव का वर्ष भी यही वर्ष चल रहा है। 9 अगस्त 2024 से यह कार्यक्रम आगे बढ़ा है। 1924 में 9 अगस्त को ही काकोरी ट्रेन एक्शन की घटना घटी हुई थी, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ठाकुर हुसैन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद, इन सभी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के मनमानेपन को चुनौती दी थी और उस समय उन्होंने भारत की आजादी के लिए संकल्प किया था। उसकी लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का यह अवसर है और सभी क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। महोदय, यह वर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना का भी यह अमृत महोत्सव वर्ष है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के नामकरण का नोटिफिकेशन जारी हुआ। किसी भी युवा उद्यमी को 5 लाख तक का लोन ये इंटरेस्ट फ्री होगा। इंटरेस्ट जो भी होगा सरकार देगी। पहले चरण में, दूसरे फेज में जब आएगा तो उसको हम 10 लाख तक का लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन उपलब्ध करवाएंगे और ये प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। आप लोग बहुत सारी मुद्दों पे चर्चा करते हैं, सरकार के कार्यों पे टिप्पणी करते हैं, लेकिन कार्यपद्धति क्या आप लोगों की? ऐसा नहीं कि आपको सरकार में आने का अवसर न प्राप्त हुआ। अगर एक की रिपोर्ट 2012-13 से लेकर के 15-16 के बीच में देखेंगे तो उस बारे में एक कहता है कि 4 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार में 7 लाख छात्र कम हुए हैं विद्यालयों में। 12 से 16 के बीच में 6,22,000 छात्र ऐसे थे जिनको पुस्तकें ही उपलब्ध हो पाई और 32% से अधिक छात्र ऐसे थे जिन्हें स्कूल खुलने के 5 महीने बाद के पुस्तकें उपलब्ध हो पाई। और इसी प्रकार से इन्होंने और भी उल्लेख किया है, काफी चीजें 2 यूनिफॉर्म पढ़ती थी, केवल एक ही यूनिफॉर्म बांटी गई। भगवान जाने दूसरी यूनिफॉर्म का पैसा वह कहां हजम कर गए, कोई पता नहीं। टाट पट्टी पर बच्चे बैठते थे, 30% बच्चों के पास टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की व्यवस्था नहीं थी और ये उस कालखंड में हो रहा है जो अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाते हैं, इंग्लैंड में पढ़ाते हैं, दुनिया के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाते हैं, लेकिन गरीब वंचित के बच्चों की प्रति उपेक्षा भाव। आज डबल इंजन की सरकार आई। डबल इंजन की सरकार ने 2017 में आने के बाद प्रदेश के अंदर 1,34,00,000 बच्चे उस समय
यहाँ के स्कूलों में अध्ययन करते थे। और ऑपरेशन कायाकल्प की स्कीम भी चलाई। हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर ये सभी उपलब्ध हों। और जब इनका वैल्यूएशन लगाया गया तो 1000 रुपये आ रहा था, हमने बढ़ा करके 1200 रुपये डीबीटी के माध्यम से 1,91,00,000 बच्चों को ये सुविधा प्राप्त हो गई है। ऑपरेशन कायाकल्प में हर विद्यालय में अच्छी फ्लोरिंग हो गई है, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट हो गए हैं, पेयजल की सुविधा हो गई है, स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी का निर्माण भी हो गया है और अन्य सुविधाओं के से आच्छादन करने का काम वहां पर किया गया है। अच्छा हुआ कि आपकी दृष्टि फिर वही गलती है। अच्छा है, आपको थोड़ा प्रेरित करना चाहिए। आपको शिक्षक चुनाव भी एमएलसी के शिक्षक उससे भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, तो आपको कम से कम इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए कि साफ सुथरा भी रखना चाहिए। और हर ग्राम पंचायत के सफाई कर्मी की जिम्मेदारी दी गई है कि वो आप विद्यालय में जाकर के साफ सफाई के कार्यक्रम बहुत है। इसके साथ ही